हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो अगला जो टॉपिक है जिसको लेके हमें हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके हम लोग अभी तक 3 चैप्टर के वीडियोस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट शीट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन तीनों चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, उन सब की लिस्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। तो अब हमारा जो 4th चैप्टर है सीरीज़ के अंदर, उस चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ हाउ टू प्रिपेयर फॉर मटेरियल कॉस्टिंग। और अगर हम इसकी बात चालू करें तो सबसे पहले सर कौन कौन से क्वेश्चन हमें एग्जाम के पहले इस चैप्टर में से करना है, आप उसके बारे में बता दीजिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, जितने जितने मेरे नोट्स के, जितने इतने मॉड्यूल के और जितने इतने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करने लायक है जो आपको बिल्कुल करने चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने मैंने रख दी है। ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे अटैच भी कर दूंगा, तो आप लोग इजीली वो नोट्स भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 5th, 6th, 11th, 15, 16, 17, 18, 22, 27 से लेके 32 एंड देन 35 से लेके 37, फिर 39, ये तो नोट्स के क्वेश्चन है। मॉड्यूल में से ज़्यादा नहीं करने, सिर्फ हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन करने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और पास्ट एग्जाम में से सिर्फ एक मे 19 का क्वेश्चन एक थोड़ा अच्छा है जो कर सकते हो। बाकी इवन पास्ट एग्जाम के कोई क्वेश्चंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो टोटल मिला के आपको मटेरियल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 26 क्वेश्चन करने। इसलिए वैलिड है क्योंकि मटेरियल बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस 5 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं। तो जनरली वेटेज मटेरियल कॉस्टिंग का 5 मार्क्स का ही रहेगा। तो दे कैन आस्क यू ईओक्यू, दे कैन आस्क यू ईबीक्यू और दे कैन आस्क यू स्टॉक लेवल्स। कभी कभी ये लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टोर लेजर को लेके भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, पर ये मेजर क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के पहले करने हैं। अब अगर मटेरियल कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये टॉपिक्स में सबसे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईओक्यू और स्टॉक लेवल। बाकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टोर लेजर और एबीसी एनालिसिस एक एक बार एग्जाम में आया हुआ है, पर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ईओक्यू और स्टॉक लेवल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ईओक्यू में जो क्वेश्चंस हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने टिक करवाए हैं उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या क्या उन क्वेश्चंस की खास बात है। तो ये नोट्स मैंने नीचे ही अटैच कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो क्लास वर्क का है, आई थिंक मैंने वो दिया है टू डू लिस्ट के अंदर, जितना मुझे याद है। मैंने आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन दिया नहीं, दिया है, सेकंड दिया है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सेकंड। इसके अंदर एक्चुअली मेन क्या करना पड़ेगा आपको, ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दे दिए 4,000 रुपये और दिया है कि क्वेश्चन अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, यहाँ पे हमें 2 AOC वाला फॉर्मूला पुटअप करने का। आपको याद है विल्सन का एक शॉर्टकट फॉर्मूला था होल्डिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट को निकालने का भी, क्या फॉर्मूला था, 2 AOC। तो उस 2 AOC वाले फॉर्मूले को रिवर्स लगाओगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट आ गया तो ईओक्यू आ जाएगा, और ईओक्यू के बाद मेन इसमें एक और काम करना है, कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाना रहेगा। हमारे पास एक तरफ ईओक्यू है, एक तरफ 2% डिस्काउंट का ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ 2% डिस्काउंट का ऑप्शन है और एक तरफ 5% डिस्काउंट का ऑप्शन है। तो इन तीनों का टेबल बना के कंपेयर करना पड़ेगा कहाँ पे कॉस्ट सबसे मिनिमम आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है करने के लिए, क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन एक्चुअली ईबीक्यू का है, नवंबर 20 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यही क्वेश्चन। और ईबीक्यू में चेंज क्या होता है, हम कैरिंग कॉस्ट वैसे ही निकालते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट वैसे ही निकलेगा। एक ही चीज़ चेंज होती है, जहाँ पे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट रखते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट ना रख के आपको रखनी पड़ेगी सेटअप। तो वी हैव टू कैलकुलेट दी कॉस्ट पर ऑर्डर की जगह सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। एक सेटअप में कितनी कॉस्ट लग रही वो यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक निंटेंडो है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखना भी है तो इसमें सिर्फ एक ही मेन पॉइंट है, ये चौथा वाला, कि कब नेक्स्ट ऑर्डर पास करना है। तो व्हेन दी नेक्स्ट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, तो उसके लिए अपन एग्जिस्टिंग स्टॉक लेवल देख के इजीली निकाल सकते हैं अगला ऑर्डर कब पास करना है। 5th जरूर करना, 5th में एक्चुअली डिस्काउंट ऑप्शन है। तो होल्डिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट माइनस डिस्काउंट करके आपको कंपेयर करना पड़ेगा चारों पांचों ऑल्टरनेटिव्स में कहाँ पे कॉस्ट सबसे कम आ रही है। तो टेबल बन जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, उससे एक क्वेश्चन हो जाएगा। और 6 क्वेश्चन भी करना, क्योंकि 6 क्वेश्चन के अंदर आपको ऑर्डरिंग, होल्डिंग और परचेजिंग कॉस्ट तीनों का टोटल करके इसको निकालना है। तो परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग, उससे हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे मिनिमम आ जाएगी वो वाला हो जाएगा हमारा ऑप्टिमम लेवल। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है 5 और 6, उसमें एक्चुअली विल्सन का शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगेगा। इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल में जाके आपको मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 5th वाले क्वेश्चन में परचेज प्राइस का यूज़ नहीं करना है, डिस्काउंट का यूज़ करना है।
6 वाले क्वेश्चन में परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग से पूरा का पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। होमवर्क में 7, 8, 9 ये सब छोड़ सकते हो आप, सीधे हम मुद्दे पे आ सकते हैं। 11th ये जरूर करना। 11th क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें ईओक्यू और रीऑर्डर लेवल दोनों है और सेफ्टी स्टॉक भी है, तो सेफ्टी स्टॉक पे भी होल्डिंग कॉस्ट निकलती है, तो इसलिए क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। इसमें ईओक्यू भी फाइंड आउट करना है, इसमें आरओएल भी फाइंड आउट करना है और इसमें रिडक्शन इन स्टॉक भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वेरी नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन के अंदर कवर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, आपको एग्जाम के पहले करना चाहिए, अगला क्वेश्चन आएगा कौन सा है, स्टॉक लेवल्स में आ जाएंगे हम, और स्टॉक लेवल का अच्छा क्वेश्चन है एक तो 15 कर सकते हो आप। 15 में मेन चीज़ है मैन्युफैक्चर वर्ड यूज हुआ है ZED, इसका मतलब ZED की रिक्वायरमेंट से हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं निकलेगा। एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक्चुअली नॉर्मल यूजेज का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिनिश गुड्स की एनुअल रिक्वायरमेंट दी हुई है, हमें रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में सिंपल ROL और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए करना चाहिए वो है 16 भी अच्छा है। 16 में EOQ भी फाइंड आउट करना है, ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट भी निकालनी है, मिनिमम लेवल ROL मैक्सिमम लेवल सब निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले ऑर्डरिंग परचेज इंटरेस्ट और स्टोरेज कॉस्ट जोड़ के EOQ निकालना पड़ेगा, फिर एवरेज कंजम्पशन दिया है, मिनिमम कंजम्पशन दिया है और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड और मिनिमम डिलीवरी पीरियड। एक और चीज़, इसमें स्टॉक लेवल 5 डेज का मेंटेन करना ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब स्टॉक लेवल हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, इसमें ROL का फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक वाला लगेगा, मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम, उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 17th जरूर करना, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसमें ABC तीनों रॉ मटेरियल के स्टॉक लेवल्स निकलेंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे भी फिनिश गुड्स दिया हुआ है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय यूजेस पर केजी से रॉ मटेरियल के अंदर, और उसके हिसाब से पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, जरूर करना क्वेश्चन नंबर 17। 18 करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक ठाक है। 19 भी रिवर्स है, करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब अपन पीछे आए तो और कौन सा क्वेश्चन करना ही चाहिए। 22 इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी लग रही है, आपको ये इवेंट लगाना पड़ेगा कि अगर मैं 500 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूँ तो मेरी स्टॉक आउट की रिस्क 0 हो जाएगी, लेकिन अगर मैं 400 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूँ तो जो 500 वाला कस्टमर है उसको मैं 100 यूनिट कम दे पाऊंगा, तो 100 का स्टॉक आउट हो जाएगा। अगर मैं 250 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूँ तो मैं 500 वाले को भी नहीं दे पाऊंगा और 400 वाले को भी नहीं दे पाऊंगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 और 2% है, तो उससे मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसमें सिंपल है, सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जितने भी हैं उन सबका सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करके उससे प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके स्टॉक आउट कॉस्ट निकाली जाएगी। स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, उन दोनों का यूज़ करके हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ पे हमारी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक मॉड्यूल में है, बहुत टाइम से एग्जाम में आया नहीं है, आने के पूरे चांस है, बिल्कुल करना क्वेश्चन नंबर 22 को। इसके बाद 23 सेम, इसका डिक्टो क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो आप। 24 ABC एनालिसिस है, तो आप या तो 24 कर लीजिए या आप चाहें तो मॉड्यूल का भी एक ABC एनालिसिस का क्वेश्चन है वो कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। एक आध क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, वही मैंने नोट्स में अटैच किया, वो भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो ABC एनालिसिस में इतना दिमाग नहीं लगाना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी या तो मॉड्यूल का एक क्वेश्चन कर लो या नोट्स का एक क्वेश्चन कर लो, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। इनपुट आउटपुट रेशियो में एक छोटा सा क्वेश्चन है वो कर लेना, और एक पीछे हमारे नोट्स में क्वेश्चन आएगा AXC BXC CXC वाला, वो जरूर करना, वो एग्जाम में आने की वापस प्रोबेबिलिटी, बहुत सालों पहले ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है सर, आप तो इतने सारे क्वेश्चंस बताते जा रहे हो, एक्चुअली मटेरियल कॉस्टिंग के मार्क्स कम है, वेराइटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है जो हमें कवर करनी रहती है। EOQ, EBQ, स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर, ABC एनालिसिस, स्टोर लेजर, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पे कवर करनी रहती है। ठीक है, 28 क्वेश्चन जरूर 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 करना। अगेन प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, डिलीवरी टाइम की डिले की। उन्होंने बोला हुआ है कि या तो हम 15% की रिस्क अज्यूम करके सेफ्टी स्टॉक निकालें, अगर हम 15% की रिस्क अज्यूम करते हैं मतलब हम चाहते हैं कि हम इन 3 दिनों का सेफ्टी स्टॉक ना रखें, मतलब सिर्फ 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे। अगर हम 5% की रिस्क अज्यूम करना चाहते हैं मतलब हम बाकी 3 दिनों का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ था। 10 नंबर में अगर मटेरियल कॉस्टिंग पूछना रहा तो वो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया, पास्ट एग्जाम में मॉड्यूल में भी दिया है, ज़रूर करना ये क्वेश्चन नंबर 28। 29 क्यों करना, क्योंकि EOQ का एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब EOQ के बेसिक क्वेश्चन तो आगे हैं, लेकिन EOQ का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में 29 भी आता है, जो बहुत सालों पहले एग्जाम में आया था। आई थिंक अभी रिसेंटली भी एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, रिसेंटली
तो अभी रिसेंटली एक दो अटेम्प्ट पहले भी यही क्वेश्चन एग्जैक्ट से फिगर चेंज करके आई थिंक May 22 की एग्जाम में भी था। तो बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार जरूर लगाना। 29 30 भी लगाना है, ईजी है। 30 में सिर्फ एक अजम्पशन ध्यान रखना, यहाँ पे हमको कंजम्पशन एवरेज दिया हुआ है, लीड टाइम भी एक ही दिया हुआ है। कंजम्पशन भी एक है, लीड टाइम भी एक है, तो हमेशा मानना मिनिमम मैक्सिमम एवरेज तीनों सेम है। सिर्फ एक अजम्पशन के साथ इस क्वेश्चन को करना है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है। 31 अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 31 क्यों अच्छा है? क्योंकि 31 के अंदर एक्चुअली ROQ EOQ में 200 का डिफरेंस है, तो पहले EOQ निकालना पड़ेगा, उसमें से 200 क्वांटिटी कम करोगे तो ROQ आएगा। फिर इसके अंदर EOQ के साथ साथ स्टॉक लेवल्स भी कैलकुलेट करने, उसके लिए रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको लीड टाइम भी निकालना पड़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चन, अगेन अच्छा क्वेश्चन पूछना हुआ तो 31 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत पहले RTP और पास्ट एग्जाम में आ चुका है, वापस आने के चांसेस हैं, ज़रूर करके जाना ये क्वेश्चन भी। और बताओ सर और कौन सा? 32 ये वो AXC BXC CXC वाला मैं बात कर रहा था, इनपुट आउटपुट रेशियो का क्वेश्चन है। ईजी है, एक बार लगा के चले जाना, समझ में आ जाएगा क्या करना है। रेशियो चेंज करने का बोला उन्होंने बाद में, तो पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन से रेशियो निकालना, रॉ मटेरियल चेंज करके नए का रेशियो कैलकुलेट कर लेना, इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना, आराम से हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन। इसके बाद ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपको रिकमेंड करूंगा 35 कर लीजिए। क्यों 35 कर लीजिए? क्योंकि आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, इसमें एक डेंजर लेवल का कैलकुलेशन भी है। तो और किसी क्वेश्चन में हमने डेंजर लेवल नहीं रखा है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में मॉड्यूल में डेंजर लेवल दिया है, तो इसे जरूर करिएगा। 36 भी RTP का क्वेश्चन है। सर ये क्यों करना है? क्योंकि इसमें एक्चुअली ये जो फ्रेट वाला पॉइंट है बहुत बेहतरीन है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी आपको हर ट्रिप का फ्रेट लग रहा है 28,000, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉसेस भी हैं, तो रिवर्स में जाके लॉस ऐड बैक करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 90 यूनिट्स बनानी है और 10% का लॉस है, मतलब मुझे 100 खरीदना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी है, उस रिक्वायरमेंट को लॉस के पहले लाना पड़ेगा और वो परचेज रिक्वायरमेंट आएगी, उससे फिर हमें देखना पड़ेगा कितने चक्कर गाड़ी के लग रहे हैं, उससे हमारा फ्रेट भी कैलकुलेट होगा। बेहतरीन, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करना। RTP का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, लेकिन रिविजन टेस्ट पेपर में आया हुआ है, प्लस मॉक टेस्ट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 37 बहुत बेहतरीन स्टोर लेजर का क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? इसमें एक्चुअली लीड टाइम और कंजम्पशन हमें स्टोर लेजर के रिकॉर्ड से ही निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे लीड टाइम दिया नहीं है, लेकिन हम परचेज ऑर्डर और गुड्स रिसीव नोट दोनों के गैप से लीड टाइम समझ सकते हैं कि कब ऑर्डर किया और कब डिलीवरी आई, तो उससे मिनिमम मैक्सिमम एवरेज भी आ जाएगा। कंजम्पशन पर डे भी निकाल सकते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट से कितना ये एक बार में कंज्यूम कर लेते हैं, इशू से हम कंजम्पशन पर डे भी निकाल सकते हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन, जरूर करना। इसमें स्टोर लेजर प्लस स्टॉक लेवल दोनों को मिक्स कर दिया, तो 10 नंबर में पूछना हुआ तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन भी RTP में था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 38 नहीं भी करोगे तो चलेगा, यू कैन स्किप 38 क्वेश्चन। इसके बाद 39th ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जो जनवरी 21 में, और ये क्वेश्चन ABC एनालिसिस का है, तो सिर्फ एक बार आप इसको देख लीजिएगा। वैसे इसमें एक अच्छी चीज़ है, उन्होंने ऑलरेडी रैंकिंग बताई कि किसके ऊपर किसको रैंक कितना देना है, तो इसमें कोई खास बात नहीं, सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करना है। फिर तो उन्होंने खुद ने बताया है कि 15% से ऊपर हुआ तो हम A कैटेगरी में रखेंगे, 6% और 15 के बीच में हुआ तो B, और 6 से कम हुआ तो C में रखेंगे। तो ऑलरेडी आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे तो आपको कौन सा A में आ रहा है, कौन सा B में आ रहा है, कौन सा C में आ रहा है, वो इजीली समझ में आ जाएगा। इसका प्रेजेंटेशन देखना है तो आप सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करके इसका प्रेजेंटेशन एक बार देख सकते हो, पर ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मॉड्यूल पे आते हैं, मॉड्यूल में से कौन सा क्वेश्चन करना है, मैं एक बार स्टार्टिंग में वो लिस्ट निकाल लेता हूँ। टू डू की मॉड्यूल में मैंने कौन कौन से करने की बात की, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। टू डू लिस्ट में से मॉड्यूल में सिर्फ इलिस्ट्रेशन 1 और 2 है, और 12 और 15 है, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 है। तो 1, 2, 12, 15 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हम मॉड्यूल देख लेते हैं। देखिए साहब, इसमें जो थियरी है वो तो मैं आपको थियरी वीडियोस अब बनाना चालू कर दूंगा, मैं धीरे धीरे करके आपको थियरी वीडियोस भी देता चला जाऊंगा। अभी अगर हम बात करें तो मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट और सेकंड सबसे पहले। तो अगर मैं इलिस्ट्रेशन फर्स्ट ढूंढने जाता हूँ, कहाँ मिलेगा मुझे इलिस्ट्रेशन फर्स्ट, यहाँ तक तो थियरी है। एक इसको जरूर पढ़ लेना आप जब मॉड्यूल रेफर कर रहे हो ना, तो ये एक जरूर पढ़ लेना, मैंने स्टार लगा के इसको पहले भी लिखा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट। वो लोग कई बार थियरी में पॉइंट पूछ लेते हैं कि किन किन चीज़ों को मटेरियल कॉस्ट में प्लस माइनस करते हैं, मतलब ट्रेड डिस्काउंट का क्या होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट का क्या होता है, सब्सिडीज़ का क्या होता है, GST का क्या होता है, टैक्सेस का क्या होता है। तो ये एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा मॉड्यूल से।
ये दिया हुआ है मॉड्यूल में ऑन पेज नंबर 2.11, तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार थियरी। इलिस्ट्रेशन 1 जरूर करना। ये मटेरियल कॉस्ट का सिंपल कैलकुलेशन है, जो हमने ऊपर अभी जिक्र किया ना थियरी का, उसी से बेस्ड ये मटेरियल कॉस्ट का कैलकुलेशन है, और इलिस्ट्रेशन 2 में ही मटेरियल कॉस्ट का कैलकुलेशन है, तो दोनों क्वेश्चन जरूर कर लेना। इसके बाद बाकी क्वेश्चन नोट्स में कवर है। फिर 12 और 15 पे आते हैं अपन सीधे, जो आपको क्लास मॉड्यूल में से करने। 12वां और 15वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 12वां निंटेंडो है, नहीं भी करोगे चलेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो या तो नोट्स का क्वेश्चन कर लो तो ये मत करना, और ये कर रहे हो तो फिर नोट्स का मत करना। ITR निकाल के सिर्फ नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो मूविंग है वो बताना है, तो या तो ये कर लीजिए या नोट्स का क्वेश्चन कर लीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा एक और 15 दिखाया था मैंने आपको कि वो करना है, तो 15 कौन सा है वो भी देख लेते हैं अपन। 15वां क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 15। यस, ये कर लेना। ये इसलिए कर लेना क्योंकि इसमें भी स्टोर लेजर ही है, पर इसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट नीचे और भी दिए हुए कि लॉस हुआ है, कुछ मिसिंग है, तो उसका इफेक्ट भी उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर डाला है, तो इस क्वेश्चन को जरूर एक बार कर लीजिएगा। स्टोर लेजर के लिए एक क्वेश्चन और बोलूंगा मॉड्यूल का, इलस्ट्रेशन 15। अब इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो देख लेते हैं। उसमें कुछ खास बात हो तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज वो भी एक बार रिवाइज करना है। अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 स्टोर लेजर का है, तो बहुत हो गया यार क्वेश्चन, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, आप इसको उड़ा सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 नहीं भी करोगे तो चलेगा, बाकी जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सब कर लीजिएगा। ये जो नोट्स है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप अब आप मटेरियल कॉस्टिंग को अच्छे से रिवाइज कर लोगे। अब मैं आगे और ऐसे ही चैप्टर्स डालते जाऊंगा, आप लोग रिवाइज करते जाइए। एक मॉक टेस्ट अभी नाटा पे बहुत सारे बच्चों ने दिया भी था, अब एक मॉक टेस्ट और होगा नेक्स्ट 16 सितंबर के आसपास, वो मॉक टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, तो उसके लिए मटेरियल कॉस्टिंग और ये सारे चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने रहेंगे, तो मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स के बारे में डालता जाऊंगा कैसे उसको प्रिपेयर करना है। आगे आपको सीरीज में और चैप्टर्स मिल जाएंगे। साथ साथ में थियरी लेक्चर्स जो हैं वो भी मैं धीरे धीरे रिकॉर्ड करके आप लोगों को उसके लिंक दे दूंगा, तो भी आप बाइट्स छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर्स आपको देखने रहेंगे, उसमें बहुत सारी थियरी आप लोगों की कवर हो जाएगी, तो साथ साथ में उसको भी कवर करते जाइएगा। थैंक यू, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।